जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस है उसकी हमने दो केसेस डिवाइड किए थे। केस फर्स्ट पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। केस सेकंड पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने बताया कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस में क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग टैकल करते हैं। अब मेन चीज पे हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों का जो इशू है, जो टॉपिक्स है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम लोगों ने केस फर्स्ट और केस सेकंड की बात की, क्वेश्चंस को सीखा लगाया, यहाँ उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होने जा रहा है, जबकि हर पॉइंट पे केस फर्स्ट और केस सेकंड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा जैसे जैसे हम आगे अपने क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाएं। तो हम लोगों की जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हमने दो टाइप में बांटा है। हालांकि ऐसा कोई टाइप नहीं है, बट बिगिनर स्टूडेंट के लिए वो इस चीज को कायदे से समझें, उसके लिए हमने जो वर्क किया है, एक टाइप फर्स्ट पूरे जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों का है, हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड में को बांट दिया है कि वे क्वेश्चंस जो टाइप फर्स्ट के हैं और वे क्वेश्चंस जो मेरे टाइप सेकेंड के हैं। यही ये जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द रूल। हमने फॉर कन्वीनियंस, फॉर बेटर टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पूरे क्वेश्चंस को ना दो टाइप में बांटा है। एक टाइप फर्स्ट का है और एक टाइप सेकेंड का है। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कैसा है, पहले हम लोग उसकी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम टैकल करते हैं, उसके बाद तो हम लोग टाइप सेकेंड की बात करेंगे। तो पहले हम लोग टाइप फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं कि टाइप फर्स्ट में क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे अच्छा, एक बात और यहाँ क्लियर कर दें कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इसका बड़ा सीधा सपाट मतलब है कि अगर ये हमारे पास कोई इंटीग्रेशंस गिवन है, दिस dx dy लिखा है, तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है। जैसे पहली बात अब अंडरस्टूड हो जानी चाहिए, अगर ये dx लिखा है तो जो पहला इंटीग्रेशंस है वो लिमिट x के लिए होगी और जो सेकेंड इंटीग्रेशंस लिखा है वो y के लिए होगी। अब चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस का मतलब ये है कि हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे। मीनिंग ये है कि ये इंटीग्रेशंस लिखेंगे, ये ऑफ एक्स वाई, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले dx था तो अब dy हो जाएगा, बाद में यहाँ dx था, dy बाद में था तो पहले dy हो गया, dx पहले था तो इसमें बाद में हो जाएगा, यही चेंज हो गया। दिस इज द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी को चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मीनिंग ये है कि ये x के लिए है लिमिट और ये y के लिए है। यहाँ पहले क्या हुआ है, ये y के लिए हुआ है और ये x के लिए हुआ है। हो सकता है ऐसा गिवन हो क्वेश्चंस में तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसे निकालेंगे। राइट। अच्छा, मैं बात टाइप फर्स्ट की कर रहा हूँ। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है, ऐसा मतलब क्या कि पहले dx है dy है, तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि पहले हम dy लिखेंगे, मतलब y की लिमिट लिखेंगे, उसके बाद हम x की लिखेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है, पहले dy दिया है बाद में dx दिया है, तो जब चेंज द ऑर्डर करेंगे तो पहले dx लिखेंगे उसके बाद dy लिखेंगे। मीनिंग पहले x की लिमिट लिखेंगे उसके बाद y की लिमिट लिखेंगे। तो लिमिट पहले जो है बाद में करना, इसी को हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं पिकअप करता हूं। जैसे क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल लिमिट 0 to a है, ये 0 to x है, f of x y dx dy। ये हमारे पास एक डबल इंटीग्रेशन है। हमें यहाँ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात करनी है। अच्छा, ये टाइप फर्स्ट के हैं, अभी क्वेश्चंस टाइप फर्स्ट के हैं। जब टाइप सेकंड का हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो जो लिसनर इसको बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में बांटने का रीजन क्या रहा है। तो अभी ये हमारा टाइप फर्स्ट की चीजें हैं। हमें करना क्या है,
ये dx dy दिया हुआ है, ये है dx dy। अब मुझे dy dx निकालना है। एक चीज और हमने बताया था कि अगर ये dx लिखा हुआ है पहले तो x के लिए है ये। अच्छा, यहाँ dy बाद में है तो सेकंड जो इंटीग्रेशन की लिमिट की स्टार्टिंग है वो y के लिए है। ये तो अब कॉमन सेंस की बात हो गई है। चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं कैसे इस चीज को लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमने कुछ स्टेप डेवलप किए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक बिगिनर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, उसके लिए हमने स्टेप डेवलप किया हुआ है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमने इस टाइप के इंटायर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप इजाद किए हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में कैसे वर्क करेंगे, नाम मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट? जो गिवन था पहले उसको आप लिखिए। गिवन ये था, ऐसे था, यहाँ 0 था, a था, और यहाँ 0 था, x था, f ऑफ एक्स वाई dx dy ऐसे गिवन होगा। तो पहला काम ये होगा कि आप लिमिट को सेट कर लीजिए। ये dx है, इसकी मीनिंग है कि पहली जो लिमिट की स्टार्टिंग है वो x 0 है, तो x a है। उसके बाद क्या है, y 0 है और x a लिख दें, y इज इक्वल टू x दिस, और हमारे यहाँ f ऑफ एक्स वाई है, ये dx dy, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये जो लिमिट है ना उस लिमिट के बारे में देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। क्या लिखेंगे, यहां हम लोग ये लिखते हैं कि जो हमारी लिमिट है ना उसी को हम लोग जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हियर the reason of integration is bounded by the curves। अच्छा, कौन कौन से कर्व्स है वो जो लिमिट है वो बात होती है। पहला हम स्टार्ट करेंगे किससे, ये है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, साथ साथ आप क्या करिए ना कि ये जो शेप बनता है अगर नॉलेज है तो उसको लिख दीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपके स्तर का नहीं बनेगा कि वो जो कर्व है वो नोन ना हो, डेफिनेटली नोन रहने ही रहने हैं। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, ये हो गया। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और क्या है x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, सबको पता है। तो ये पहला हो गया कर्व्स। एंड इसके बाद क्या क्या है, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 सबको पता है, ये x एक्सिस है दिस। उसके बाद क्या है भाई, y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x के बारे में लिख दीजिए, क्या है ये, अगर पता है तो लिख दीजिए। ये है हमारी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है। तो पहले हम लोग काम ये करेंगे कि द रीजन ऑफ जो इंटीग्रेशन है, मतलब कि लिमिट्स क्या है, वो लिमिट्स ही मेरी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिफाइन करती है। मीनिंग ये हो गई कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है किन कर्वों से बाउंडेड है। तो ये पहले निकाल लिया हमने, हमारे पास ये कर्व्स हो गए। अब इन कर्वों को हम लोग क्या करते हैं ना कि इनका फिगर ड्रा करते हैं। तो कैसे फिगर ड्रा करेंगे उस चीज को देख लीजिए, जो चीज यहाँ गिवन है। तो पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो घर है मतलब एक्स वाई एक्सिस से बना लिया जाए। और लिसनर जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं वो थोड़ा फिगर बड़ा बनाएंगे, छोटा फिगर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। बड़े फिगर बनते हैं तो क्लियरिटी थोड़ी अच्छी होती है। तो ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। चलिए ड्रा करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। तो उसके लिए मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ये लिमिट अगर a टू b f ऑफ x dx है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है a लेस देन r इज इक्वल टू x लेस देन r इक्वल टू। और
इसी चीज का हम लोग बड़ा धड़ल्ले से यूज करेंगे कि अगर लिमिट ए टू बी है, कुछ भी दिया है तो उसकी मीनिंग की जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इसके और इसके बीच में है, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस फैक्ट, क्योंकि इस फैक्ट का हम लोग बहुत ज्यादा यूज जो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में करते हैं। यस, तो जैसे यहाँ लिखा है 0 to a, तो 0 to a जो है ना वो x के लिए है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी एनालिसिस कर दूं, इसका मतलब ये है कि 0 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू ए, मीनिंग x का जो वेरिएशन है यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, 0 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स का मतलब हुआ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये, और x लेस देन आर इक्वल टू ए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, अब इस चीज से हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वो चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं। मतलब अगर इस फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए फिगर को ड्रा करते हैं तो दिस इज द वेरी इजी। तो उसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ड्रा करेंगे। पहले इसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लें, इनकी थोड़ी बखिया उदाहरण है। क्या है ये, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो चलिए सर ये वाई एक्सिस सही है, ये हो गया। उसके बाद है x ग्रेटर देन 0। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर देन 0 की मीनिंग हो गई कि इधर नहीं, यानी मतलब इधर हो गया। तो इससे हमारा जो निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, दिस इज टोटल y एक्सिस, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 की मीनिंग मेरी क्या हो गई कि x यानी मतलब हम जो है ना ओरिजिन के लेफ्ट नहीं चलेंगे, यानी हमारा जो रीजन होगा वो ओरिजिन के राइट होगा, ठीक है। ये y एक्सिस हो गई और इसके बाद ये, तो ये इससे ये चीज मेरी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, पहली तो y एक्सिस हो गया, दूसरा अब 0 के बाद चीजें शुरू होंगी, राइट, क्योंकि वो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, मतलब ये सब चीजें आएंगी, हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, ये है तो इसकी मीनिंग क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू ए। तो हमने कहा था जब भी ऐसा हो तो पहले इक्वल की बात आप सोचिए, उसके बाद जो इनइक्वालिटी बचती है उसके सोचिए। तो x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए ड्रा करिए। अच्छा, एक चीज यहाँ और बातें यहाँ बता दें कि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये 0 टू ए है ना, तो x यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी मीनिंग ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये इससे बात क्लियर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए क्या होगा, दिस इज द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे चलिए कोई ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गई, यानी अब यहाँ इसका नाम लिख दीजिए x इज इक्वल टू ए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, ये तो x इज इक्वल टू ए हो गया, साथ में लेस देन भी है, तो x लेस देन है। तो लेस देन ए का मतलब क्या हुआ कि अब आप बाहर नहीं जाएंगे, यानी जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मेरा जो बन रहा है, जिन कर्वों के बाउंडेशन से इंटीग्रेशन का रीजन डेवलप हो रहा है, उसमें x इज इक्वल टू ए जो मिला वो मेरी लाइन हो गई इस लाइन पर, और x लेस देन ए मतलब कि इसके पहले, इसके बाहर आप रीजन डेवलप नहीं होगा, बनेगा भी नहीं, क्योंकि x लेस देन है। बात क्लियर हो गई कि जो भी वैल्यू होगी इधर आएगी। दूसरी बात है पॉजिटिव था, मतलब x पॉजिटिव था तो पूरा था वो x तक, लेकिन अब इसके बाहर नहीं जाना है, अब बाउंड्री खड़ी हो गई। तो ये जो लिमिट था वो ये लिमिट ये प्रूव किया कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है मेरा वो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, दिस ऑलरेडी इनके बीच में हो गया, यानी जो भी रीजन बनेगा वो इन्हीं के बीच में बनना है। अब चलते हैं, अब दूसरी चीज देखते हैं। तो दूसरी चीज की थोड़ी एनालिसिस कर दी जाए, सेकेंड चीज यानी y के लिए। y अब क्या कहता है, तो y के लिए आ जाइए। अब एक एक चीज की थोड़ी मैं एनालिसिस कर दूं। तो y के लिए जो हुआ, ये अगर इसको हम लिखें तो इसका मतलब हुआ कि 0 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इज इक्वल टू व्हाट, x। अब एक एक की एनालिसिस करते हैं, इसको ले लीजिए तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करिए, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो x एक्सिस तो मेरी ये पूरी है, बट पहला ये इसने जो डिसीजन दिया वो डिसीजन ये दिया नहीं साहब, आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, y 0 तो पूरी x एक्सिस हो गई ना, लेकिन ये जो डिसीजन दिया वो ये कहा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो x एक्सिस में हम सिर्फ ये पार्ट कंसीडर करेंगे, दिस y इज इक्वल टू 0 का मतलब इंटायर x एक्सिस। बट ये कहता है इंटायर x एक्सिस नहीं होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो जहां से लेके जहां तक होगा ना उस पॉइंट का थोड़ा नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। तो हमने ए रख दिया, आप भी कर दीजिए, साथ साथ कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए पॉइंट, और अच्छा रहेगा, और लिखिए ही आप, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ है y ग्रेटर देन 0, दूसरे की एनालिसिस करते हैं। y ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ये जो
रीजन कह रहा था पूरी y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 मतलब पूरी y एक्सिस। अब ये कह रहा है कि y ग्रेटर देन 0 नहीं, सॉरी y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब हम पूरी y एक्सिस नहीं लेंगे, वो y एक्सिस लेंगे जो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, अच्छा इज इक्वल 0 है, इज इक्वल 0 यहाँ आएगा, और ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारा जो रीजन बनने जा रहा है वो ओ वाई दिस और ये लाइन दिस। बातें क्लियर हो गई। अब इससे चलते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो पहले इसको आप ड्रा करिए। तो y इज इक्वल टू एक्स मतलब दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आइए खींचिए दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हो गई ये दिस। अच्छा अब तो बड़ा इजी वे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये लाइन जो है मेरी y इज इक्वल टू एक्स दिस, और ये x इज इक्वल टू ए, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका भी नाम दीजिए b, और जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं आप उनको सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो इजी है, x इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ए आएगा, तो ए पॉइंट हो गया b का, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए हो गया हमारा। अच्छा y इज इक्वल टू एक्स का मतलब हो गया कि अब इस लाइन पे ये लाइन जो मेरी बनी दिस लाइन पे पॉइंट, उसके बाद का y लेस देन x। अच्छा लेस देन x का मतलब क्या होगा, लेस देन x अभी हमने बताया भी था, लेस देन का मतलब नीचे होता है और ग्रेटर का मतलब ऊपर। तो नीचे का मतलब कि एक तो पॉइंट ए आएगा ये, अच्छा इसके इधर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां बाउंड्री खींच दी गई इनके बीच, इनके बाहर भी नहीं जाना है। अब y लेस देन x से कहता है कि जो OB जो पोर्शन बचा है, यहाँ एक पॉइंट नहीं आएगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव की सारी चीजें कैंसिल हो गई, हमने डिसीजन कर ही दिया इनके और इनके बीच में रहना है। अच्छा अब ये बाहर नहीं होगा, रीजन क्या है, अगर y ग्रेटर देन x होता तो फिर ये ऊपर चला जाता, लेकिन y लेस देन x है, इसका मतलब ये होगा कि जो रीजन जो बनेगा ना इस लाइन के नीचे इसके ऊपर और ये बाउंड्री, तो मीनिंग ये हो गई कि ये मेरा पूरा जो हो गया दिस इज द रीजन दिस। अच्छा अब इस रीजन के लिए ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया दिस, तो यही मेरा रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो हुआ ओ ए बी ओ हो गया। ठीक है, बात हो गई, क्लियर हो गई कैसे काम करना है। केस स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने के बाद दो रीजन ऑफ जो इंटीग्रेशन है, जो लिमिट्स जो दी हुई है उस लिमिट्स को पूरा लिख दीजिए। लिमिट्स जो है कौन कौन से कर्व हैं उस कर्व के बारे में एनालिसिस करिए। अब उस कर्व को यहाँ ड्रा करिए और जैसे हमने टेक्निक बताई है उस टेक्निक के अनुसार आप रीजन का निर्धारण कर लीजिए। तो हमारा जो रीजन हुआ वो रीजन क्या हुआ, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अब वो बात हम लिखेंगे, तो थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूं। अब यहाँ लिखेंगे हियर रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बी क्या होगा, ओ ए बी ओ, पूरा क्लोज करेंगे बात को, पूरा क्लोज जहां से चलेंगे वहां तक आना है, ओ ए बी ओ हो गया ये बात है दिस। अब क्या करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन जो गिवन है उसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका होगा इसकी थोड़ी एनालिसिस कर देते हैं। मतलब गिवन इंटीग्रेशन मेरा ये है और मुझे पता है हमने बातें की थी जो हमने वहाँ अगेन दो केसेसों में वहाँ जो है डबल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ दो केसेस हमने डिफाइंड किया था। एक दोनों जब लिमिट कांस्टेंट थी और उसमें जब एक वेरिएबल लिमिट थी तब हम कैसे लिखते थे। तो अगर वेरिएबल लिमिट्स है तो पहला इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में होगा, बाकी जो नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल बचा इंटीग्रेशन का उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ वही बात है, यहाँ y की वेरिएबल लिमिट्स है तो पहले y का इंटीग्रेशन होगा ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, उसके बाद जो हम x को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस चीज को यहाँ लिख देते हैं, ये जो चीजें हैं कि पहले इंटीग्रेशन किसका होगा इस चीज को लिखते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वो ये बी हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या आती है कि इन द गिवन इंटीग्रेशन what y has वेरिएबल लिमिट्स। आप देख लीजिए हमारे यहाँ तो y वेरिएबल लिमिट्स है तो y की बात लिखिए,
y हैज वेरिएबल लिमिट्स, तो देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, x जो होगा मेरा कांस्टेंट होगा, एंड देन उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या बचा भाई, x, ये हो गया। तो ये केस फर्स्ट में यहां तक आपको वर्क करना है, दिस इज द केस, सॉरी दिस इज द स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में यहां तक आपको वर्क करना है। कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप का दिया हो तो आपको स्टेप फर्स्ट में यहां तक वर्क करना है। अब स्टेप सेकेंड, और ये लास्ट है हमारा, स्टेप सेकेंड में आपको क्या वर्क करना है उसको हम देख लेंगे। स्टेप सेकेंड में ये होता है कि जब हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है उसका ठीक उल्टा लिख देते हैं। मतलब जो लाइन आपको यहाँ लिखनी स्टार्ट करना है, स्टेप सेकेंड की जो स्टार्टिंग होगी वो यह जो कुछ आपने लिखा है उसी को रिवर्स करना है, उल्टा करना है, उसी को तो हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो क्या करेंगे स्टेप सेकेंड में, टू चेंज or to reverse, to change the order of integration, we integrate first। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में आपने किया था, y के रिस्पेक्ट में, तो वी इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट क्या बनाएंगे पता हो गया, इसको कांस्टेंट रखना है, treating y as constant, एंड देन अब इसके बाद क्या कहानी होगी, लैंग्वेज अब पता हो गया होगा, एंड देन इंटीग्रेटिंग किसके रिस्पेक्ट में, जो बचा रह गया वेरिएबल x, ये हो गया। अब यहां इसी चीज से निर्धारण होगा कि ये कैसे होगा, दिस इज डन। आप जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्टेप सेकेंड में, उसके पैरेलल हम लोग स्ट्रिप खींचते हैं। वो जो रिक्वायर्ड जो रीजन आपका बना उस रीजन में हम स्ट्रिप खींचेंगे। अच्छा, वो स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस हो सकती है, पैरेलल टू y एक्सिस हो सकती है। इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण स्टेप सेकेंड का पहला लैंग्वेज करेगा। तो स्टेप फर्स्ट का पहला लैंग्वेज क्या है, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सो वी इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे पूरे रीजन्स को स्ट्रिप में x एक्सिस के पैरेलल, यहां जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उस एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप काटते हैं। तो क्या करेंगे अब यहाँ, अब जो मेरा रीजन हुआ ओ ए बी हो, पूरे रीजन्स को हम लोग पैरेलल टू द x एक्सिस स्ट्रिप काटेंगे। अगर यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y रहता तो फिर y के रिस्पेक्ट में वो चीज काटते हैं। ये बात ऑलवेज कीप इन माइंड, दिस इज द फैक्ट हियर। तो चलिए स्ट्रिप ले लीजिए, हमने एक स्ट्रिप काट लिया, ये स्ट्रिप हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिप हो गया। अब स्ट्रिप पे हमने क्वेश्चंस डेवलप किए हैं, लगाए हैं, पूरा कंसेप्ट उसका यही लगेगा। ये भी स्ट्रिप में आ जाएगी, देखिए दिस, और इसमें से कोई एक स्ट्रिप ले लीजिए। अब उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, था उस लैंग्वेज को भी मैं लिख दूं। लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा, फॉर दिस, इसके लिए जो कुछ हमने लिखा है, फॉर दिस मतलब जब हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस करेंगे कैसे मिलेगा, कैसे अटेंड करेंगे फॉर दिस, ड्रा द strips in region, ड्रा द स्ट्रिप्स इन रीजन, रीजन कौन, वो नाम लिख दीजिए, ओ ए बी ओ,
ड्रा द स्ट्रिप इन रीजन ओ ए बी ओ by means of draw the parallel strip या draw the strip in region O A B O by, या थोड़ा ऐसे लैंग्वेज लिखें तो बेटर रहेगा। इन द रीजन कौन रीजन हो गया आपका O A B O, in the region O A B O draw the strips parallel to axis of x। फिक्स हो गया ये लैंग्वेज, दिस इज फिक्स हियर फॉर दिस। इन द रीजन ड्रा द स्ट्रिप्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई होगा, डिपेंड करेगा पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो रीजन ओ ए बी हुआ ना, पूरे उस रीजन को हम लोग पैरेलल स्ट्रिप में ही काट देते हैं, ठीक है। मतलब ओ ए ड्रा द, ये जो लिखा है इन द रीजन दिस ड्रा द स्ट्रिप्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, का मतलब है कि जो रीजन ओ ए बी बना ना, इस रीजन को हम छोटे छोटे स्ट्रिपों में काट देते हैं और स्ट्रिप कैसी होती है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। अब इसके बाद हमारा देखिए कैसे हम लोग निर्धारण करते हैं। Here अब टेक्निक वही है, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर द लिमिट्स ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं हमारे वेरिएबल्स आर, कैसे लिखेंगे पहले ये देखिए, पैरेलल काटे हैं तो हमने कंसेप्ट डेवलप किया था, बताया था कि जो स्ट्रिप है पहले देखिए उसका बॉटम कहा जाता है, उसके बाद एंड कहा जाता है। अच्छा हमेशा 5 स्ट्रिप चलते हैं तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो 5 यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा, सारी इधर से इधर मत कर लीजिएगा, ये आप बॉटम मत ले लीजिएगा, इसे एंड मत समझिएगा, हमेशा 5 स्ट्रिप चलते हैं। तो अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आप स्ट्रिप काटते हैं तो हमेशा बॉटम जो होगा ना वो इस डायरेक्शन से शुरू होगा, बॉटम हमेशा यहाँ आएगा और एंड हमेशा इधर आएगा, यानी मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बॉटम ये हो गया, एंड यहाँ हो गया, बॉटम यहाँ हुआ, एंड यहाँ हो गया। तो इन स्ट्रिपों में से किसी एक स्ट्रिप को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया। अब यहाँ देखिए बॉटम कहाँ पड़ रहा है, बॉटम किस कर्व पे पड़ रहा है, उस कर्व के लिए एक्स की वैल्यू आप निकालिए। तो ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये बॉटम के लिए मुझे x निकालना है, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। इंड कहाँ पे चला गया, इंड इस लाइन पे आया है और ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू ए, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x निकाल लीजिए, ये x हो गया। अब ये देख लीजिए इंटायर रीजन में स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक y बचा है, तब देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट है। तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू है y 0 है और यहाँ हमारा y इज इक्वल टू ए है। तो हियर द लिमिट्स ऑफ वेरिएबल्स आर, क्या क्या हो जाएगा, पहले जो वेरिएबल्स है वो लिख लेते हैं। x वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई टू, x इज इक्वल टू कहाँ जा रहा है a, एंड y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू व्हाट, कहाँ तक है भाई, a हो गया। अब बस हो गई, कहानी फिनिश हो गई, बस लिख देना है हेंस। अभी मेरा काम की चीज आ जाएगी, अभी स्टेप की बात नहीं, सीधे मैं यहाँ लिख दूं हेंस द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बी। देखिए अब तो यहाँ हो गया x के लिए था, ये y के लिए था, अब मेरा ये बदल जाएगा, कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। आ जाइए, अब मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले y लिखूंगा, तो y ये देख लीजिए, y वेरी फ्रॉम 0 टू a हो गया, दिस ये जो चेंज हुआ x हुआ ना पहले, यहाँ दिस इज द x है, तो y लिखेंगे। अब x लिख दीजिए, तो x जो है लोअर लिमिट कहाँ है, पहले यह बॉटम लोअर लिमिट होती है और जो इंड होता है वो अपर लिमिट होती है। यहाँ x इज इक्वल टू वाई हो गया, टू ए हो गया दिस, और यहाँ हो गया एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पहले dx था, यहाँ dy लिखेंगे और ये dx लिखेंगे दिस। और ये मेरा स्टेप कंप्लीट, स्टेप सेकंड कंप्लीट हो जाता है, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है बात समझ में आई है। हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आए हों, बट आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, तो उन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हम और पिकअप करेंगे ताकि
चीज़ों को बहुत जो है, जहाँ भी कहीं कन्फ्यूजन्स हो वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। अभी एक आध क्वेश्चन हम इस टाइप पे और फोकस करेंगे, टैकल करेंगे, उसको लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।